चंद्रगुप्त की तलवार से लेकर अशोक के साम्राज्य तक, नालंदा के ज्ञान से लेकर जेपी की क्रांति तक, आखिरकार की घोषणा मैं सत्याग्रह उस दिन करूंगा और वहां बिहार की वो कहानी जिसने भारत की दिशा तय की। आखिरकार की घोषणा की। बिहार, यही वो धरती है जहां से उठे चंद्रगुप्त और अशोक। यही बना दुनिया का महान विश्वविद्यालय नालंदा और यहीं से उठी संपूर्ण क्रांति की आवाज जिसने दिल्ली की सत्ता तक को हिला कर रख दिया। लेकिन सवाल यहां यह है कि इतिहास बनाने वाली यही धरती आज किस मोड़ पर खड़ी है। नमस्कार, मैं हूं शिखा ठाकुर और आप देख रहे हैं इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह है, बिहार की कहानी सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, ये भारत की कहानी है। कहते हैं कि बिहार में हर कदम पर पानी का स्वाद बदल जाता है, हर कुछ मील पर भाषा बदल जाती है। कहीं मैथिली की मिठास है, कहीं भोजपुरी की ताकत, कहीं मगही की सादगी और कहीं अंगिका की धुन। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज कभी नहीं बदलती और वो है ज्ञान का तेज। शायद यही कारण है कि आज भी भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में सबसे ज्यादा नाम बिहार के युवाओं के दिखाई देते हैं। हर साल आईएएस और आईपीएस की सूची में बिहार के बेटे बेटियों की चमक पूरे देश को दिखाई देती है। लेकिन ये कोई नई कहानी नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि ज्ञान की ये परंपरा आज की नहीं है। बिहार की ये तमाम चीजें हैं ऐतिहासिक पहचान, शून्य का ज्ञान, दानवीर कर्ण की भूमि, चाणक्य की राजनीति, मौर्य साम्राज्य की शुरुआत और अशोक का विशाल साम्राज्य। यही वो धरती है जिसने दुनिया को शून्य का ज्ञान दिया। यही वो भूमि है जहां से जन्म हुआ दानवीर कर्ण का। यही वो धरती है जिसने राजनीति को रणनीति सिखाने वाला चाणक्य दिया। और जब नेतृत्व की बात आई तो इसी धरती ने मौर्य एम्पायर जैसा साम्राज्य खड़ा किया। और जब जीतने की ठान ली तो इसी मिट्टी ने जन्म दिया अशोक को। तो सवाल यह है कि इतिहास रचने वाली यही धरती आज उस मुकाम पर क्यों नहीं है जहां कभी पूरी दुनिया इसके सामने झुकती थी। क्या बदला बिहार में और क्या ये धरती फिर से इतिहास रच सकती है? इतिहास गवाह है, बिहार की कहानी सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं, ये पूरे भारत की कहानी है। बिहार आज अपनी राजनीति की वजह से एक बार फिर से चर्चा का विषय है। लेकिन आज हम बात बिहार की राजनीति की नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस समृद्ध इतिहास की, उस पूरी विरासत की जिसने सही मायनों में पूरे भारत को गढ़ा। बिहार, आज जब इस नाम का जिक्र होता है तो कई लोगों के मन में पलायन, गरीबी और राजनीति की तस्वीर उभर जाती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि यही वो धरती है जहां से भारत ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति देखी। यही वो भूमि है जहां से उठे अशोक, जिन्होंने भारत को एक विशाल साम्राज्य में बदला। यही वो भूमि है जहां बना नालंदा यूनिवर्सिटी, जहां दुनिया के कोने कोने से लोग ज्ञान लेने आते थे। और यही वो भूमि है जहां से उठी आवाज जयप्रकाश नारायण की, जिसने दिल्ली की सत्ता तक को हिला कर रख दिया। हजारों की तादाद में सत्याग्रही जाएंगे। उन सत्याग्रहियों में जयप्रकाश नारायण भी होगा। मैं भी सत्याग्रह उस दिन करूंगा और वहां। लेकिन सवाल यह है कि इतिहास बनाने वाला बिहार आज उस हालत में क्यों है? कैसे वो धरती जो कभी दुनिया का केंद्र थी, धीरे धीरे संघर्ष की कहानी बन गई? और क्या बिहार फिर से भारत को दिशा दे सकता है क्या? इतिहास गवाह है, बिहार की कहानी सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, ये भारत की कहानी है। बिहार
एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आज बहुत से लोगों के मन में कई तरीके की तस्वीर उभरती है। कोई इसे राजनीति की धरती कहता है, कोई इसे पलायन की धरती कहता है और कोई इसे पिछड़ेपन की कहानी के रूप में दिखाता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि इसी बिहार ने इस देश को अलग अलग समय पर दिशा देने का काम किया। यही वो धरती है जहां से ज्ञान की रोशनी पूरी दुनिया में फैली। यही वो धरती है जहां से साम्राज्य उठे जिन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक सूत्र में बांधने का काम किया। और यही वो धरती है जहां से ऐसे आंदोलन उठे जिन्होंने दिल्ली की सत्ता तक को हिला दिया। लेकिन शायद आज हम भूल गए हैं कि जिस बिहार को हम आज केवल एक राज्य के रूप में देखते हैं, वो कभी उस विचार का केंद्र था जिसे आज हम अखंड भारत कहते हैं। और उस कहानी की शुरुआत होती है मगध की धरती से। गंगा का विशाल मैदान, उपजाऊ जमीन, नदियों का जाल और मजबूत व्यापार मार्ग। अगर भारत के इतिहास को ध्यान से पढ़ा जाए तो एक बात बहुत साफ दिखाई देती है। भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से कई एक ही क्षेत्र से निकले और वो क्षेत्र था मगध, यानी आज जिसे हम बिहार के रूप में जानते हैं। वही कभी प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली एक राजनीतिक केंद्र था। इतिहासकारों का मानना है कि मगध की भौगोलिक स्थिति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। गंगा का विशाल मैदान, उपजाऊ जमीन और नदियों का पूरा जाल, इन सब ने मिलकर इस क्षेत्र को सामरिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से बहुत ज्यादा मजबूत बनाया। यही कारण था कि धीरे धीरे मगध भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गया। मगध की शक्ति को एक नया रूप मिला जब इतिहास के मंच पर दो असाधारण व्यक्तित्व सामने आए। पहले थे एक युवा योद्धा और दूसरे थे एक अद्भुत रणनीतिकार। ये युवा थे चंद्रगुप्त मौर्य और वो रणनीतिकार थे चाणक्य। कहते हैं कि चाणक्य ने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बनाया, उन्होंने एक ऐसा राजनीतिक मॉडल बनाया जिसने आने वाली सदियों तक भारत की राजनीति को प्रभावित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मगध की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ी कि उसने धीरे धीरे उत्तर भारत के सबसे बड़े हिस्से को अपने नियंत्रण में ले लिया और यहीं से जन्म हुआ मौर्य एम्पायर का। लेकिन मौर्य साम्राज्य की असली पहचान बनी एक ऐसे शासक से जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया और वो थे अशोक। अशोक का साम्राज्य इतना विशाल था कि उस समय दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में गिना जाता था। इतिहासकार बताते हैं कि उनका साम्राज्य अफगानिस्तान के कंधार से लेकर बांग्लादेश तक और हिमालय से लेकर के दक्षिण भारत के बड़े हिस्सों तक फैला हुआ था। यानी एक तरीके से देखा जाए तो भारत का अधिकांश भाग पहली बार एक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आया और यही वो क्षण था जब भारत ने पहली बार एक बड़े संगठित भू राजनीतिक स्वरूप को देखा। लेकिन अशोक की कहानी सिर्फ विजय की कहानी नहीं है, ये परिवर्तन की कहानी भी है। 262 ईसा पूर्व के आसपास अशोक ने कलिंग पर हमला किया। ये युद्ध इतना भयानक था कि हजारों लोग मारे गए। इतिहासकारों के मुताबिक इस युद्ध के बाद अशोक का जीवन पूरी तरीके से बदल गया। उन्होंने तलवार छोड़ दी और अपना जीवन धर्म और शांति के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। यहीं से बौद्ध धर्म का प्रसार पूरी दुनिया में शुरू हुआ। लेकिन इतिहास का एक कड़वा सच ये भी है कि इतिहास हमें ये भी बताता है कि जब भी कोई शासक अपनी तलवार को छोड़ देता है तो अक्सर उस साम्राज्य का पतन धीरे धीरे शुरू हो जाता है। और कई इतिहासकार ये मानते हैं कि शायद यहीं से मगध की शक्ति कमजोर होने लगी और यहीं से बिहार के पतन की कहानी
धीरे धीरे शुरू हो गई। लेकिन मगध की शक्ति कमजोर होने का अर्थ ये नहीं था कि बिहार की चमक खत्म हो गई या फीकी पड़ गई। इतिहास के अगले कई सौ वर्षों तक बिहार दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान केंद्र के रूप में जाना जाता रहा। आज से लगभग 1500 साल पहले यही स्थापित हुआ दुनिया का एक महान विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, ये एक पूरा ज्ञान का नगर था। यहां हजारों विद्यार्थी पढ़ते थे। इतिहासकार कहते हैं कि नालंदा में एक समय 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक थे। दुनिया के कई देशों से विद्यार्थी यहां पर पढ़ने आते। चीन, कोरिया, तिब्बत, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों से लोग यहां ज्ञान अर्जित करने आते। चीनी यात्री हेनसांग और इत्सिंग ने नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा भी है। उन्होंने लिखा कि नालंदा में प्रवेश पाना इतना आसान नहीं था। हर छात्र को कठिन परीक्षा से गुजरना होता था। कहते हैं कि नालंदा की विशाल लाइब्रेरी में हजारों पांडुलिपियां थी। धर्म, दर्शन, गणित, चिकित्सा और खगोल विज्ञान, हर विषय का अध्ययन यहां पर होता। उस समय जब दुनिया के कई हिस्से अभी भी ज्ञान की खोज में थे, तब बिहार दुनिया को ज्ञान दे रहा था। लेकिन इतिहास की हर एक चमकदार कहानी की तरह नालंदा की कहानी का अंत भी बहुत दुखद रहा। 12वीं शताब्दी में आक्रमणकारियों ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया। इतिहासकार बताते हैं कि उसकी लाइब्रेरी कई महीनों तक जलती रही और उसी आग के साथ दुनिया के सबसे महान ज्ञान केंद्रों में से एक हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये सिर्फ एक विश्वविद्यालय का अंत नहीं था, ये उस युग का अंत था जब बिहार दुनिया का ज्ञान केंद्र था। समय बदलता गया, साम्राज्य खत्म होते गए, विश्वविद्यालय नष्ट हुए, लेकिन बिहार की कहानी यही खत्म नहीं हुई। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत अंग्रेजों के शासन में था और उसी समय एक छोटा सा क्षेत्र भारत के इतिहास को बदलने वाला था, चंपारण। 1917 में यही से शुरू हुआ एक आंदोलन जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई को नई दिशा दी। ये था चंपारण सत्याग्रह। और इसका नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी। चंपारण के किसान नील की खेती करने के लिए मजबूर किए जाते थे, उन पर अत्याचार होता था और उनकी जमीन और मेहनत दोनों का शोषण होता था। गांधी जी ने चंपारण में किसानों की आवाज को उठाया और पहली बार अहिंसक सत्याग्रह की ताकत ब्रिटिश साम्राज्य के सामने आ खड़ी हुई। समय फिर बदला, भारत आजाद हुआ, लेकिन राजनीति की लड़ाई खत्म नहीं हुई। 1970 के दशक में देश में असंतोष बढ़ रहा था। भ्रष्टाचार, महंगाई और सत्ता के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ रहा था और उसी समय बिहार से उठी एक आवाज। वो आवाज थी जयप्रकाश नारायण की। उन्होंने शुरू किया जेपी मूवमेंट। मेरी गिरफ्तारी हो चाहे जो भी हो, अब न्याय होगा, जमाना पलटा है, ये क्रांति होगी, ये सारा संघर्ष चलेगा। ये सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, ये एक जन आंदोलन था जिसमें छात्र, युवा, किसान और मजदूर सभी शामिल हो गए। जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और देखते ही देखते ये पूरा आंदोलन पूरे देश में फैल गया। इतिहासकार कहते हैं कि यही वो आंदोलन था जिसने दिल्ली की सत्ता को सबसे बड़ी चुनौती दी। आजादी के बाद भारत लोकतंत्र के दौर में प्रवेश कर चुका था, लेकिन समाज अब भी असमानताओं से जूझ रहा था। जाति हो, गरीबी हो और सामाजिक भेदभाव,
इसी दौर में एक आयोग की सिफारिशों ने पूरे देश की राजनीति को बदल दिया। मंडल कमीशन। जब 1990 में इसकी सिफारिशें लागू हुई तो देश की राजनीति में भूचाल आया और बिहार में ये एक सामाजिक क्रांति बन गई। इसी दौर में बिहार की राजनीति में तेजी से उभरे लालू प्रसाद यादव। उन्होंने सामाजिक न्याय की राजनीति को केंद्र में लाया और उन वर्गों की आवाज उठाई जो लंबे समय से राजनीति से दूर थे। मैं जानता हूँ इस गांव में पैदा लिया, उस गांव में अगर जनेऊ डाल लिया तो मुंह में तमाचा मारता था। साले ने बन के घूमते हो, बावड़ी झाड़ के घूमते हो। लेकिन समय के साथ विकास, कानून व्यवस्था और राज्य की छवि जैसे सवाल भी सामने आने लगे। 1990 के दशक में बिहार की पहचान धीरे धीरे बदलने लगी और जंगल राज जैसे शब्द बिहार के लिए लोकप्रिय हो गए। इस समय बिहार में सत्ता में थे लालू प्रसाद यादव और इसी समय बिहार से बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हुआ। लाखों लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई, पंजाब और दूसरे राज्यों की ओर जाने लगे। धीरे धीरे ये छवि बन गई कि बिहार पलायन की धरती बन गया है। लेकिन इतिहास गवाह है कि बिहार की कहानी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। 2005 में बिहार की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आया और सत्ता में आए नीतीश कुमार। उन्होंने विकास, सड़क, शिक्षा और कानून व्यवस्था पर जोर दिया और धीरे धीरे राज्य में बदलाव दिखाई देने लगा। इसलिए एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए और जात के आधार पर जनगणना करने के पश्चात जितनी भी जातियां इस देश में बसती है सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। लेकिन बिहार की कहानी सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है, ये संघर्ष की कहानी है, संभावनाओं की कहानी है और उस समाज की कहानी है जो बार बार गिरा लेकिन हर बार फिर से खड़ा हुआ। अगर इतिहास को देखें तो बिहार ने भारत को 3 बड़ी चीजें दी है। साम्राज्य के तौर पर अशोक दिया, ज्ञान के तौर पर नालंदा यूनिवर्सिटी दी और आंदोलन के तौर पर जेपी मूवमेंट दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार फिर से वही भूमिका निभा सकता है? क्या वो फिर से भारत को दिशा दे सकता है? इतिहास गवाह है कि बिहार की धरती ने बार बार इतिहास बनाया। शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई, शायद बिहार का अगला अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। और जब भी वो अध्याय लिखा जाएगा, इतिहास फिर गवाह होगा कि जब बिहार उठता है तो सिर्फ खुद नहीं उठता, पूरे देश की दिशा बदल देता है। आप देख रहे थे इतिहास गवाह है। मुलाकात होगी अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।